नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने हैं यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में हम लार ग्रंथियां और लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाले लार के विषय में पढ़ेंगे कि लार में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, लार का मुख्य कार्य क्या होता है एवं लार का पीएच मान कितना होता है आदि से जुड़े हुए हम तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि पिछला जो बायोलॉजी का क्लास हुआ था, उस बायोलॉजी के क्लास में मैंने मुख गुहा के अंतर्गत आने वाले जीव और दांत से जुड़े हुए तमाम पॉइंट्स को कवर किया है जहां से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। जो छात्र पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे उसे देख लेंगे, देखने के बाद चीजों को पेन डाउन कर लेंगे और पेन डाउन करने के उपरांत 2-4 बार उसे पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएगी। तो आज के सेशन में हम लोग मुख गुहा के अंतर्गत आने वाले लार ग्रंथियों और लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाले लार से जुड़े हुए तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन का मुख्य विषय वस्तु हो गया लार ग्रंथियां और लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाले लार। तो लार ग्रंथियों से जुड़ा हुआ पहला पॉइंट बनता है कि मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथियों की संख्या आपको 3 जोड़ी होती है और संख्या में 6 होता है। तो अगर एग्जाम में जोड़ी में पूछेगा कि मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी जोड़ी में होती है, तो 3 जोड़ी में होती है। अगर संख्या में पूछ दे कि मनुष्य के मुख गुहा में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होता है। तो संख्या में आंसर जाएगा 6 और जोड़ी में पूछ दे तो जोड़ी में आंसर जाएगा 3 जोड़ी। अब चूंकि इस 3 जोड़ी यानी कि 6 लार ग्रंथियों से आपको लार स्रावित होता है। तो लार से जुड़ा हुआ पहला एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनता है कि लार का मुख्य कार्य क्या होता है। तो लार का मुख्य कार्य होता है भोजन को गीला और लुगदी बनाने में सहायता करना, जिससे कि भोजन को आसानी से निगला जा सके। तो लार का मुख्य कार्य क्या हो गया, तो लार का मुख्य कार्य हो जाता है भोजन को गीला करना और लुगदी बनाने में सहायता प्रदान करना, जिससे कि भोजन को आसानी से हम लोग निगल सके। अब लार से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट बनता है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो साथियों, लार का पीएच मान आपको 6.8 होता है। जब पीएच स्केल पर किसी द्रव का मान 7 से ऊपर होता है या 7 से ऊपर दर्शाता है तो वह द्रव आपको क्षारीय हो जाता है, और पीएच स्केल पर किसी द्रव का मान 7 से कम होता है तो वह द्रव आपको अम्लीय हो जाता है। तो चूंकि आप देख रहे होंगे कि पीएच स्केल पर इस लार का पीएच मान आपको 6.8 है, यानी कि 7 से थोड़ा सा ही कम है, तो लार आपको हो जाता है हल्का अम्लीय। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा कि लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है, और दूसरा पूछेगा कि लार अम्लीय होता है या क्षारीय। तो लार आपको हल्का अम्लीय होता है। तो अब लार से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि इस लार में, जो कि लार ग्रंथियों से स्रावित होती है, इस लार में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो लार में जल की प्रतिशत मात्रा आपको हो जाती है 99.5%, यानी कि 99.5% जल की मात्रा इस 6 जोड़ी लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाले लार में होती है। अब लार से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि लार प्रतिदिन बनता है, यानी कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित होता है उसका मात्रा कितना होता है। तो प्रतिदिन आपको 1 से 1.5 लीटर लार बनता है और यही 3 जोड़ी ग्रंथियों से बनता है। अब लार से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि मनुष्य के ये जो लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित होता है, इस लार में कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो मनुष्य के लार में आपको 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पहले पाचक एंजाइम का नाम होता है टाइलिन, जिसे हम लोग लारीय एमाइलेज के नाम से जानते हैं, और दूसरे पाचक एंजाइम का नाम हो जाता है लाइसोजाइम। अब इस दोनों पाचक एंजाइम के बारे में जानेंगे कि इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे टाइलिन, जिसे हम लोग लारीय एमाइलेज करते हैं, इसका कार्य क्या होता है। तो इस टाइलिन या लारीय एमाइलेज का कार्य, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में उपस्थित स्टार्च या मंड, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, उसे शर्करा में या डाइसैकराइड माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। तो कौन सा पाचक एंजाइम करता है,
टॉयलिन, जिसे हम लोग लारिये एमाइलेज कहते हैं। यह टॉयलिन या लारिये एमाइलेज जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के रूप में इस स्टार्च या मोंड को शर्करा या डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। इसी को मैंने नीचे लिख रखा है कि इसी स्टार्च को ही हम लोग मंड कहते हैं, और यह स्टार्च या मंड कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है जो कि भोजन में उपस्थित होता है। इसी को टॉयलिन, जिसे हम लोग लारिये एमाइलेज कहते हैं, आपको माल्टोज यानी कि डाइसैकेराइड माल्टोज या शर्करा में तोड़ने का काम करता है। अब लार में उपस्थित दूसरे प्रकार का पाचक एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम। यह लाइसोजाइम क्या करता है कि भोजन जब हम करते हैं तो भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीव और जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को मारने वाले पाचक एंजाइम का क्या नाम होता है, तो वो हो जाएगा लाइसोजाइम। और दूसरा प्रकार से अगर एक क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि भोजन में उपस्थित स्टार्च या मंड को आपको डाइसैकेराइड माल्टोज या शर्करा में तोड़ने का कौन सा एंजाइम करता है, तो टाइलिन, और टाइलिन का ही एक अन्य नाम होता है लारिये एमाइलेज। अब लारिये एमाइलेज से एक और पॉइंट बनता है कि यह लारिये एमाइलेज शरीर के किस किस ग्रंथियों से स्रावित होता है। तो यही मैंने लिख रखा है कि एमाइलेज आपको एक तो लार ग्रंथियों से स्रावित होता है और दूसरा आपको अग्नाशय से स्रावित होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यह आपको एमाइलेज, जिसे हम लोग टॉयलिन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ टाइलिन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ एमाइलेज कहेंगे। और यह एमाइलेज आपको लार ग्रंथियों और अग्नाशय से स्रावित होता है। अब देखते हैं कि मुख गुहा जो आहार नाल है, और आहार नाल को हम लोग पिछले सेशन में 5 भागों में बांटा था। तो आहार नाल के पहले भाग को हम लोग मुख गुहा कहते हैं और दूसरे भागों को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। जो मुख गुहा के बाद वाला हिस्सा होता है उसी का नाम होता है ग्रसनी। वही है कि मुख गुहा का जो पिछला हिस्सा होता है उसी को हम लोग ग्रसनी कहते हैं, और ग्रसनी के बाद वाला जो हिस्सा होता है आहार नाल का उसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं। तो इस ग्रास नली से कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं उसे देखेंगे। तो ग्रास नली से पहला पॉइंट बनता है कि ग्रास नली में आपको पाचन की क्रिया नहीं होती है। इससे आप लोग एकदम गांठ बांध लें कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा ग्रास नली से पॉइंट बनता है कि ग्रास नाली एक लंबी नली होती है और यह सीधे अमाशय में खुलती है। यानी कि मुख गुहा से आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं कि आहार नाल को हम लोग 5 हिस्सों में बांटते हैं। तो आहार नाल के पहले भाग को हम लोग मुख गुहा कहते हैं, और इसी मुख गुहा के अंतर्गत आपको जीभ आता है, दांत आता है और लार ग्रंथियां आती है। तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन मुख गुहा में आता है, और मुख गुहा के बाद आपको यह भोजन ग्रसनी में जाता है, जो कि आहार नाल का दूसरा हिस्सा होता है और मुख गुहा के बाद वाला हिस्सा होता है। और आहार नाल के तीसरे हिस्से को हम लोग ग्रास नली कहते हैं, और मुख गुहा और ग्रास नली का जो बाद वाला हिस्सा होता है आहार नाल का उसी को हम लोग ग्रास नली कहते हैं। और इसी ग्रास नली में आपको पाचन की क्रिया एकदम नहीं होती है, और यह ग्रास नली एक लंबी नली है, और यह ग्रास नली सीधे भोजन को अमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। और तीसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि यह ग्रास नली, इसमें क्रमानुकंचन की क्रिया द्वारा भोजन आगे सरकता हुए यही अमाशय में जाकर के पहुंचता है। तो ग्रास नली से जुड़ा हुआ पहला पॉइंट बनता है कि ग्रास नली मुख गुहा का तीसरा हिस्सा होता है। इस ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली एक लंबी नली होती है, और इस ग्रास नली में क्रमानुकंचन की क्रिया द्वारा भोजन जब आगे सरकता है तो क्रमानुकंचन की क्रिया द्वारा भोजन आगे सरकते हुए इसी अमाशय में पहुंचता है, और अमाशय में आपको सिर्फ और सिर्फ भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन होता है। तो जब हम अगला सेशन लाएंगे बायोलॉजी का तो उसमें अमाशय में कैसे प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन के पाचन के लिए उसमें कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है से जुड़े हुए और भी पॉइंट को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।